तो बेटा मर्म की बात कर रहे थे। चरक के मर्म तीन, हृदय, बस्ती और सिर। टोटल मर्म 107 होते हैं। डलर ने कहा जो मार दे वो मर्म है। सुश्रुत संग्रह मर्म सभी के पांच है, लेकिन हृदय ने 6 प्रकार के मर्म बता दिए। एक मर्म एक्स्ट्रा है उनका, धमनी मर्म। तो ये सवाल बनता है धमनी मर्म का उल्लेख किसने किया? तो हृदय ने किया। अगली बात कि मर्मों को अगर हम स्थान वाइज सेलेक्ट करें कि भाई मांसगत कितने मर्म है, सिरागत कितने हैं, इस तरह करके, तो वो संख्या क्रम भी याद रखना। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि संधि, 11, 41, 27, 8, 20। क्योंकि तभी मैच होंगी ना चीजें, क्रम याद होगा तो मांस के साथ 11, सिरा 41, स्नायु 27, आ से अस्थि, आ से 8, ये चेक पॉइंट हो सकता है हमारा। और संधि जो है वो 20 है। तो 11, 41, 27, 8, 20। हृदय की अगर बात करें, हृदय के 9 धमनी मर्म है। तो धमनी मर्म मैंने आपसे कहा था, अगर ना का साउंड आता है, वो फंस रहे हो, याद नहीं है वो चीज सीधे, तो आंसर कुछ 9 के आसपास वाला होगा। तो धमनी में ना लग रहा है तो 9, 9 है धमनी मर्म। कैसे होते हैं 9? बाकी स्थानों के कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल नंबर तो वही रहने वाला है हमारा। ठीक है, फाइनल नंबर चेंज नहीं होगा, 107। तो मांस मर्म 11 की जगह 10, तो एक तो क्या यहाँ से कम। सिरा मर्म 41 की जगह 37, 4 यहाँ कम किए। 27 की जगह 23 स्नायु मर्म है, 4 यहाँ से कम किए। तो टोटल ये 9 कम हो जाते हैं। मांस मर्म 11 की जगह 10, सिरा वाले 41 की जगह 37, स्नायु 27 की जगह 23, तो 4 4 1 टोटल हो जाते हैं 9। तो धमनी मर्मों की संख्या 9 है। क्लियर? 9 धमनी मर्म कौन कौन से होते हैं, तो सवाल आ जाता है, क्योंकि टॉपिक तो मर्म है, ओवरऑल जो याद करना है हमें। तो धमनी मर्म: एक गुदा, दो अपस्तंभ, दो विधुर और 4 श्रृंगाटक। कैसे भी याद कर लो कि विधुर ने अपने गधे को सींग दिया, है ना। विधुर के गधे के सींग नहीं थे ना, तो उसने सींग दे दिए उसको। तो विधुर ने अपने गधे को सींग दिए, ऐसा याद कर लो। विधुर यानी विधुर। दो, अपने मतलब अपस्तंभ दो, गधे को मतलब गुद एक, सींग दिए तो 4 श्रृंगाटक। या विधुर ने अपने गधे को 4 सींग दिए। ठीक है ना, तो 4 श्रृंगाटक है। तो याद कर लेना कुल मिला के धमनी वर्म कौन कौन से होता है, सवाल इस पे भी आ चुका है। और देखोगे, धमनी मर्म की पहचान बता रहे हैं, ये सवाल एग्जाम में ऐसा रख के दे चुका है कि ये किसका लक्षण है। और लोग कहाँ कंफ्यूज हुए वो भी बता देता हूँ। ऊपर आपने देखा था मर्म का सामान्य लक्षण, विषमम स्पंदनम यत्र पीड़ित है, रुक जा, मर्म तक। ठीक है, जहां विषम स्पंदन हो और रुझा हो, वो मर्म का सामान्य लक्षण है। जबकि धमनी मर्म में क्या है? रक्तम सा शब्दम, फेनम उष्णम धमनी स्थे विचेतसा। एक मिनट बेटा। देखिए आगे। तो धमनी मर्म, इसका लक्षण क्या है? रक्तम सा शब्दम फेन उष्णम धमनी स्थे विचेतसा। कि जहां पर रक्त निकले शब्द करते हुए, है ना, उष्ण फेन आए, विचेतस हो जाए, व्यक्ति ने बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, तो वो धमनी मर्म है। तो याद रखोगे, धमनी है तो उसमें रक्त होगा, तो रक्त बाहर निकलने की बात जैसी है समझ जाना चाहिए धमनी मर्म की बात है। ये सामान्य मर्म की बात नहीं है। ठीक। आगे देखो, मर्मों की संख्या कितनी है? टोटल 107 है मर्म। कैसे होते हैं? शाखा में 44, 44, प्रत्येक शाखा में 11 है, तो 4 शाखाएं हैं, तो 11 चौक 44। कोष्ठ में कितने हैं? 26। कोष्ठ में 26 यानी मध्यम शरीर में। तो पृष्ठ में है 14, उदर और उर में मिला के है 12, यानी फ्रंट साइड में 12 और बैक साइड में 14 मर्म है मध्य प्रदेश के अंदर। ऊर्ध्व चतुर्गत 37, ये नंबर आपको याद होने चाहिए, 44, 26 और 37। 44, 26 और 37, ये सारे मर्म हम वन बाय वन पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल एक और ये पॉइंट देख पा रहे हो, मारकता के आधार पे, या कह लो कि प्रभाव क्या होने वाला है मर्म पर आघात होने का, उस प्रभाव के आधार पे मर्मों की संख्या यहाँ लिखी हुई है। पीछे स्थान के आधार पर थी मात्रा स्नायु अस्थि संधि 11, 41, 27, 8, 20। अब देखोगे, सद्या प्राणहर मर्म, इनकी संख्या 19। कालांतर प्राणहर 43, समझ आ रहा होगा, तुरंत मार दे, कालांतर कुछ समय के बाद मार दे। वैकल्य कर मर्म, विकलता हो जाए, विकलता यानी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी रह जाए, कहीं इंजरी हो तो उनकी संख्या 44 है।
विशल्यग्न मर्म, ये तीन है। ये वो होते हैं कि अगर आपने शल्य को निकाल लिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विशल्यग्न। तो विशल्यग्न तीन। रुजाकर आठ है। रुजाकर आठ है। नंबर 19, 33, 44, 3, 8, सद्या प्राणहर, कालांतर प्राणहर, वैकल्यकर, विषयलग्न और रुजाकर। नेक्स्ट है, इनमें किन महाभूतों का प्राधान्य होता है? तो सद्या प्राणहर मर्म में अग्नि महाभूत की प्रधानता है। सद्या प्राणहर मर्म, अग्नि महाभूत की प्रधानता। कालांतर प्राणहर मर्म, अग्नि और जल, सौम्य यानी जल है। ठीक है ना, तो अग्नि और जल के कालांतर प्राणहर मर्म में। वैकल्यकर, ये सौम्य होते हैं, तभी मार नहीं रहे हैं, क्योंकि सौम्यता है इनके अंदर। ठीक है, सिर्फ विकलता कर रहे हैं। वैकल्यकर सौम्य। विशल्यघन, मैंने कहा कि वायु रुकी रहती है। ठीक है, तो उसको जैसे निकाला आपने शल्य को, तो वायु निकल जाती है और प्राण निकल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो विशल्यग्न मर्म तीन है, तो इनमें वायु महाभूत की प्रधानता है। और लास्ट है रुजाकर मर्म। तो रुजा बिना वायु के तो होगी नहीं, साथ में अग्नि और है यहाँ। तो अग्नि और वायु। तो सद्य प्राणहर आग्ने, कालांतर अग्नि सौम्य, वैकल्यकर सौम्य, विशल्यग्न वायव्य और रुजागर तो अग्नि वायव्य। नंबर याद रखोगे 19, 33, 44, 3, 8। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको मेहनत यहाँ ज्यादा लगेगी। जो पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं, मर्म वाला पार्ट काफी जरूरी है। आपकी मेहनत भी थोड़ी सी इसके अंदर लगेगी, तो याद करते हैं, देखो कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो स्थानगत मर्म थे वो बताए गए हैं। मांस आदि मर्म जिसे देख पा रहे हो, ये 11 है इनकी संख्या। यहाँ देख लो एक बार, 11, 41, 27, 8, 20, तो ये वाली संख्या हम पहले पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, 11, 41, 27, 8, 20 देखते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पहले ये श्लोक वगैरह याद किए हो तो अपने तरीके से याद कर लेना, मेरी ट्रिक्स वगैरह मत फॉलो करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मेरी ट्रिक्स भी थोड़ा मुश्किल होंगी। मर्म वाली बात है, याद होना चाहिए बिल्कुल, ये भी तय बात है। ठीक है, आपको लेकिन पहले से आता है, अपने तरीके से याद है, तो उसको याद रखना, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मांसादी मर्म संख्या 11, नाम पढ़ पा रहे हो एक बार देखो जरा। तल हृदय, इंद्रबस्ती, गुदा, स्तन रोहित। कितने कितने हैं? तल हृदय कह रहे हैं 4 होते हैं, इंद्रबस्ती 4 होते हैं, एक गुदा है, 2 स्तन रोहित, तो टोटल 11 हो जाता है, 11। ट्रिक लिखिए, इंद्र की गुद तले स्तन रोहित। इंद्र की यानी इंद्रबस्ती मर्म, जिनकी संख्या कितनी है? 4। गुद तले, तो गुदा एक, तले मतलब तल हृदय, वो 4 है। स्तन रोहित, तो स्तन रोहित वो 2 हैं। टोटल 11 हो जाते हैं। अब एक और बात समझ लो कि मर्मों को कैसे समझना है। मैंने आगे ना यहीं पे इमेजेस लगाई हैं आपके लिए, आप आगे चल के देखोगे तो ये जैसे इमेज लगी हुई है। तो जैसे मर्मों की संख्या में कभी कंफ्यूजन हो, तो एक सिंपल सा रूल ये है कि कोई मर्म अगर शाखा के अंदर है, शाखा में, तो उसकी संख्या 4 होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर कोई एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी है, और फिर पैर में भी है, दोनों। ठीक है, तो जो भी शाखाओं के मर्म होंगे उनकी संख्या 4 होते हैं। तो आप 2-3 बार इस इमेज को देख लोगे जिस पढ़ते हुए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कौन से मर्म कितने हो सकते हैं संभवतः। ठीक है, कोई मर्म अगर ऐसे है, मान लो कि शरीर के बाएं हिस्से में है, तो जाहिर सी बात है दाएं हिस्से में भी होगा। ठीक है, तो ऐसे मर्मों की संख्या 2 होगी। मेरी बात क्लियर है कि शाखाओं में कोई मर्म है तो वो 4 होंगे। कोई मर्म शरीर के दाएं या बाएं हिस्से में है तो वो दूसरी तरफ भी होगा, तो उनकी संख्या 2 होगी। ठीक, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना। बाकी जो सेंटर में है वो एक ही होगा। कोई सेंटर में है अगर, तो वो एक ही होगा। जैसे श्रृंगाटक मर्म हम पढ़ते हैं, वो सेंटर में है तो वो एक ही होने वाला है। नाभि है वो एक ही होगी, गुदा है वो एक ही होगी। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बात है, समझ में आनी चाहिए। वापस आ जाओगे। तो मांसादी मर्म मैंने आपको बताया कि इंद्र की गुद तले स्तन रोहित, तो इंद्र बस्ती 4 है, गुद यानी गुदा 1 है, तले मतलब तल हृदय, उनकी संख्या 4 है, स्तन रोहित इनकी संख्या 2 है, टोटल हो जाते हैं 11। नेक्स्ट आ जाओगे, सिरा मर्म। सिरा मर्म, इनको हम याद नहीं करते क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जिनको हमने याद नहीं किया वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 41 है, 41 सिरा मर्म, तो इनको हम याद नहीं करेंगे, अभी रहने दोगे, अभी आगे चलोगे। स्नायु मर्म, आड़ी 4, विटप 2, कक्षधर 2, कूर्च 4, कूर्च सिर 4,
बस्ती एक, क्षिप्र चार, अंश दो, विधुर दो, उच्छेद दो, आनी चार, विटप दो, कक्षधर दो, कूर्च चार, कूर्च सिर चार, बस्ती एक, क्षिप्र चार, अंश दो, विधुर दो और उच्छेद दो। ट्रिक देखो हमने लिखी है, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन याद तो करना है कि नानी विधुर ने कक्षा में छिपकर किसी को पिटाई कर दी, मतलब बीट कर दी, ऐसा करके पीटा किसी को, है ना, बीट किया किसी को, मतलब यह है नानी विधुर ने कक्षा में छिपकर बीट किया, मतलब किसी को पीट दिया, है ना। तो अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी, मतलब उसको ये सजा दी कि अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी उसकी। तो नानी मतलब आनी चार, विधुर ने, तो विधुर मर्म है इसमें दो, देख पा रहे हो। कक्षा में छिपकर, तो कक्षा यानी कक्षधर, छिपकर तो छिपकर यानी क्षिप्र मर्म चार, क्या किया, बीट किया किसी को, पिटाई कर दी, तो विटप मर्म दो। अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी, तो अंश ने यानी, दिख रहा है कहीं अंश, ये रहा अंश दो, अंश ने उत्क्षेप से, तो उत्क्षेप ये भी दो है, बस्ती कूच दी, तो बस्ती यानी बस्ती मर्म एक, और कूच दी मतलब कूर्च चार, और कूर्च सिर चार। अब ये चीज याद रखना कि यहाँ के जितने भी मर्म है ना स्नायु वाले, सारे दो दो हैं, सिवाय बस्ती तो एक ही होने वाली है ना, बस्ती तो एक ही होती है शरीर में। कूर्च सिर और कुर्च दोनों चार चार हैं, और आड़ी शुरू में देखें वो चार है, तो आड़ी, कूर्च और कूर्च सिर, ये चार 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 है तीनों। आगे आ जाओगे अस्थि मर्म। अस्थि मर्म तो कटिक तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख। अस्थि मर्म कटिक तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख। ऐसा कर लो, ट्रिक लिख लो इसके लिए भी। लिखो अंश, अंश, नित्य मतलब लगातार ही, अंश नित्य, तरुण शंख लाता है, ऐसा करके याद कर लो कि अंश जो है वो नित्य ही जाके, या अंश नित्या के लिए नाम याद कर लो इसका, कि अंश जो है वो नित्या के लिए तरुण शंख लाता है। तरुण कहते हैं नवीन कोई चीज होती है इनिशियल स्टेज में, मतलब। तो शंख नित्या के लिए तरुण शंख लाता है, तो शंख यानी, शंख दो हो गए, अंश यानी अंश फलक दो, नित्या के लिए नितम दो, तरुण से कटिक तरुण दो। तो ये अस्थि मर्म है, सभी दो दो है, कुल आठ हो जाता है। लास्ट आ जाओगे संधि मर्म। संधि मर्म 20 होते हैं, कैसे याद करने हैं, ट्रिक लिख लोगे। लिखो, लिखो जॉन, जॉन और कपूर ने, दो लोग हैं जॉन और कपूर, जॉन कपूर ने क्रिकेट छोड़कर, जॉन और कपूर ने क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलना शुरू किया, या गोल्फ खेलने लगे। जॉन और कपूर क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे। अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई, मतलब इतने गिफ्ट लेके आए अपनी रानी के लिए कि उनकी अधिपति जो थी सीमा, रानी सीमा, वो मड़ियों से आवृत हो गई। जॉन कपूर क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे, अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई, मतलब क्या है। तो जॉन से मतलब है जानू, कपूर यानी कुरपर, तो जॉन कपूर क्रिकेट छोड़कर, क्रिकेट मतलब क्रकाटिका, क्या करने लगे, गोल्फ खेलने लगे, तो गोल्फ यानी गोल्फ, ठीक है। फिर क्या हुआ, अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई। अधिपति तो राजा तो एक ही होता है, सुना भी होगा जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, ऐसी वाली बात है ना, तो अधिपति एक ही होगा। तो अधिपति सीमा, तो सीमंत है पांच, अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई, तो मणिबंध और आवृत। हाँ जी। बेटा कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार ट्रिक को। तो ट्रिक है कि जॉन कपूर क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे, ठीक है, क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे, अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई,
ठीक है, तो जॉन कपूर, और चाहो तो एक और नाम मैंने यहाँ लिखा था, कक्कू करके। ये कक्कू भी था, ये तीन फ्रेंड थे, जॉन कपूर और कक्कू, ऐसा कर लो, काकू जो कहते थे ना जैसे, या काका, फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है काका, जानते हो वैसे, तो उस तरह याद कर लो कि जॉन कपूर और काका, ये क्रिकेट छोड़कर क्या खेलने लगे, गोल्फ खेलने लगे। गोल्फ में पैसा ज्यादा है, तो इनकी अधिपति सीमा जो है वो मड़ियों से अवरत हो गई। एक मिनट बताओ। देखिए, अब बच्चों के थोड़ा डाउट आने शुरू हो गए हैं ना, पेपर की आंसर की आ गई है, तो उसमें क्लेम वगैरह करना है, तो ठीक है। हाँ, कुछ सजेशन आया था। पिंकू कुछ बोल रहे थे बेटा कि वेगस नर्व से भी याद कर सकते हैं, किसके लिए? पिंकू है? जी सर। हाँ ये जो बेटा। धमनी मार्ग पड़े थे अपने हम्म। अष्टांग हृदय के, तो अच्छा। इसमें अपन वेगस नर्व से भी याद कर सकते हैं, विदुर अपस्थम गुद और श्रृंगाटक, VAGS। इससे सीधा अच्छा, सिंपली याद रख। है ना, ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक जैसे याद कर सकते हो, कह रहे हैं यहाँ वेगा से, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वी से विधुर, ए से अपस्तंभ हो गया, जी से गुद हो गया, और एस से श्रृंगाटक। ठीक है, तो ये जी नाम भी सर। याद कर सकते हो, अच्छी बात है बेटा। थैंक यू, चलो आगे देखते हैं। तो मर्म जो पढ़े बेटा, देखो सीधी सी बात है। उसके सर, सर एक बार स्नायु मर्म फिर से रिपीट कर दीजिए इसकी ट्रिक। मैं सारी रिपीट कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो देखोगे, तो देखो, मर्म याद करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ लेना, लेकिन एक बार याद हो गया तो फिर याद लगभग रह जाता है, फिर बहुत थोड़े से रिवीजन में हर बार आपको समझ में आ जाएगा, भले ही ट्रिक्स अच्छी हो खराब हो। आपने याद कर ली एक बार, ट्रिक की एक खासियत होती है, तो वो याद रह जाने वाली है चीजें, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हो, पहले मर्मों की संख्या आपने याद कर ली, मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ठीक है। संख्या 11, 41, 27, 8, 20। तो मांस आदि मर्म जो है 11 है, कैसे याद करते हैं? इंद्र की गुत्तले स्तन रोहित, इंद्र की गुत्तले स्तन रोहित। तो संख्या आगे याद हो जाएगी, वो इमेज देखोगे तो, मैं नंबर की ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, बाकी गुदा एक ही होने वाली है। स्तन तो समझ सकते हो, तो दो ही होंगे, है ना, स्तन रोही दो है। इंद्र बस्ती तल हृदय दोनों चार चार है, इंद्र बस्ती और तल हृदय क्योंकि शाखाओं के मर्म है, ठीक। मांस मर्म हो गए हमारे। तो इंद्र की गुत्तले स्तन रोहित, इसकी ट्रिक ये थी हमारे। दूसरे आते हैं बेटा सिरा मर्म, ये हमने याद ही नहीं किए, सिरा मर्म इनको छोड़ दिया, कि जो हमने याद नहीं किए वो सारे के सारे सिरा मर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्नायु मर्म। स्नायु मर्म में हमने याद किया कि कोई बता रहा है अपनी नानी को कि नानी, विदुर ने कक्षा में छिपकर ना बीट किया किसी को, मतलब पीट दिया वहां छिप के किसी को, तो अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी उसकी। तो अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी। तो नानी मतलब आड़ी है वो, चार। विधुर ने, तो विधुर मर्म, दो। कक्षा में छिपकर, तो कक्षा का मतलब है कक्षधर, वो दो होते हैं, मतलब एक्जिला के लिए बोलते हैं। तो छिपकर, छिपकर यानी क्षिप्र मर्म हो गए, चार। बीट किया किसी को, पिटाई की मतलब, तो विटप, दो हो गए। अंश ने उत्क्षेप से बस्ती कूच दी, अंश दो, उत्क्षेप दो, बस्ती, बस्ती एक ही होने वाली है तो कहीं होगा एक, ठीक है। कूच दी, यानी कूर्च और कूर्च सिर, याद रखना ये दो सबसे जरूरी है इन वाले मर्मों में, कूर्च और कूर्च सिर, क्योंकि दोनों स्नायु मर्मों में है, लेकिन जो इनकी मारकता है या जो इम्पैक्ट है इन पर आघात होने का, वो अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना, वैसे दोनों एक साथ रखे गए हैं स्नायु मर्म के अंदर, इतना भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओगे अस्थि मर्म। अस्थि मर्म सारे दो दो ही हैं, तो कैसे याद किया कि अंश जो है वो नित्या के लिए क्या लेके आता है, तरुण शंख, तो सब दो दो हैं। अंश दो, अंश फलक मतलब दो, नित्या के लिए नितम दो, तरुण दो, शंख लेके आता है वो भी दो। लास्ट है संधि मर्म। संधि मर्म हमने याद किए कि जॉन, कक्कू और कूपर, ये तीनों क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे, अधिपति सीमा मड़ियों से आवृत हो गई। तो जॉन, कक्कू और कूपर, कूपर तो उसका वेस्ट इंडीज का कैप्टन भी था ना वो, कार्ल हूपर था, अच्छा वो, हाँ, कार्ल हूपर था, कूपर नहीं था, ठीक है। तो इनकी अधिपति रानी जो है वो सीमा मड़ियों से आवृत हो गई, ठीक।
आगे चलते हैं। तो अब याद कर लेना, काम आपका है कैसे याद करोगे। अब ये देखेंगे दूसरा डिवीजन जो हमारा है। दूसरा डिवीजन है कि क्या इंपैक्ट आता है, उसके आधार पे देखोगे। पहले है सद्या प्राण हर मर्म। इनकी संख्या कैसे याद की थी हम लोगों ने? 19, 33, 44, फिर 3, 8। देखो, तो सद्या प्राण हर मर्म, श्रृंगाटक 4 है, अधिपति 1 है, शंख 2, कंठ सिराएं कह रहे हैं 8, गुदा, हृदय, बस्ती और नाभि, तो ये सब एक एक ही होते हैं। तो इन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो कि बस्ती, हृदय, नाभि, ये तो मेन वाले मर्म है। इन्हें तो सब जानते ही होंगे कि तुरंत ही मृत्यु होगी, तो इनको तो याद किया ही नहीं जाता है। तो गुदा, हृदय, बस्ती, नाभि। ठीक है, वरना बहन करके हम एक ट्रिक याद रखते हैं, बहन। तो बा से बस्ती, हा से हृदय, ना से नाभि। ठीक है, बाकी इसके अलावा गुदा है। और अधिपति है भाई, अधिपति राजा, यानी राजा को मार दोगे तो कौन बचेगा? तो वो भी सद्या प्राणहर है, तो इस तरह याद रख लेना। बाकी इसमें 4 श्रृंगाटक हैं, 2 शंख और 8 हैं कंठ सिराएं। ठीक है, तो हम इस तरह याद रखते थे वैसे कि अधिपति है, कोई राजा है मान लो, तो राजा के सींग है ना, और कंठ में उसके शंख है लगा हुआ। मतलब बहुत तेज बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं भाई उसके गले में क्या शंख वंख लगा हुआ है क्या, इतना तेज बोलता है। कई लोग की आवाज सुनी होगी ना, बहुत तेज बोलते हैं हमेशा। तो लोग ऐसा कह देते हैं कि उसने गले में कुछ लगा रखा है, बहुत तेज बोलता है वो। तो अधिपति के सींग है। आपने कई बार राजा देखे होंगे, ऐसे बनाए जाते हैं कि यमराज की फोटो ऐसी बनाई जाती है ना, कि उनके सींग होते हैं, कि वो बैठे हुए हैं सवारी पे। या वो, ये मूवी आई थी कौन सी, बाहुबली, तो उसमें देखा होगा वो अजीब से लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग होते हैं वो, तो उनके भी ऐसे ही थे, राजा वजा के सींग विंग वाले, उन्होंने अपने मुकुट पहन रखे थे। तो उस तरह करके याद कर लो कि अधिपति जो है उसके सींग है एक तो, दूसरा कंठ में उसके शंख है, मतलब तेज तेज बोल रहा है अपनी सेना से बहुत कि ये काम करो ये काम करो। इस तरह याद रख सकते हो। तो श्रृंगाटक 4, अधिपति 1, शंख 2 और कंठ सेनाएं 8। तो ये सब क्या है? सद्या प्राणहर। बाकी तो याद ही रह जाएंगे, हृदय, बस्ती, नाभि और गुदा। तो ये सब सद्या प्राणहर मर्म है। नेक्स्ट देखेंगे कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर, कालांतर देखोगे, वक्ष मर्म है 8। वक्ष मर्म यानी उरहा प्रदेश में जो मर्म है वो 8 है। नंबर ऐसा भी आता है कि वक्ष प्रदेश में कितने मर्म है, तो ये वक्ष मर्म 8 कहे जाते हैं। कौन कौन से? 2 स्तन मूल, 2 स्तन रोहित, 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ। याद रखना, वक्ष मर्म 8। इसके अलावा सीमंत, जिनकी संख्या 5 है, तल हृदय 4, शिप्र 4, इंद्रबस्ती 4, कटिक तरुण 2, पार्श्व संधि 2, बृहति 2 और नितंब 2। ये कालांतर प्राणहर मर्म है। तो हम ऐसा याद रखते हैं, सीमा ने इंद्र के बढ़े नितंब काटे। ठीक है, ट्रिक लिखी है पिंकू ने, आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, आपको मैसेज में आपके पास आ गई होगी वो ट्रिक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, तो कालांतर प्राणायाम की बात कर रहे थे। सीमा ने इंद्र के बढ़े नितंब काटे और हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी। हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी। ऐसा करने के बाद तो सीमा यानी सीमंत, इंद्र के, इंद्र बसते, बढ़े, बढ़े मतलब बृहति, तरुण नितंब काटे, तरुण यानी कटिक तरुण, काटे ना तरुण काटे ऐसा, नितंब यानी 2 नितंब। ठीक है, और क्या किया? हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी, यानी वक्ष मर्म इसी में आ जाएंगे सारे के सारे। हृदय तल, तो तल हृदय, संधि में यानी पार्श्व संधि, जा छिपी यानी शिप्र मर्म। तो सीमा ने इंद्र के बढ़े नितंब काटे, या बढ़े तरुण नितंब काटे, जैसे याद करना चाहो। हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी, हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी। मेरी बात ध्यान रखना, एग्जाम रूम में ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अगर मैं कहने लगूं कि अच्छा बताओ कौन कौन से मर्म आते हैं, शायद ऐसे ध्यान ना आए। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होता है कि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन सामने रखे हो तो फिर हमारा आंसर निकल जाए, और वो ट्रिक से हो जाता है काम। ठीक है ना, वो काम ट्रिक से हो जाता है, अगर ट्रिक याद है निकल जाता है आंसर। इस चीज को मैं आज, हम जब डिस्कशन करेंगे अगले सेशन के अंदर, तो वहां भी मैं बताऊंगा कि कैसे जो हम ट्रिक्स वगैरह याद करते हैं वो कैसे हेल्प करती हैं चीजों में, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपका आंसर, तो उसकी भी बात करेंगे आज अगले सेशन में। खैर, तो ये थे कालांतर प्राणहर मर्म। यहाँ पर एक मर्म आपने ध्यान दिया होगा, शिप्र मर्म आया सर। शिप्र मर्म, कालांतर प्राणहर, इस पे सवाल पूछा जाता है
कि कौन सा ऐसा मर्म है जो कालांतर प्राणहर मर्म होता है, लेकिन उस पर आघात से कभी कभी तुरंत भी मृत्यु हो जाती है, मतलब सद्य प्राणहर मर्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है तो इसको याद रखोगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं विशल्यघन मर्म। तो तीन ही है बस, दो उत्क्षेप और एक स्थपनी। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि विष की स्थापना कहाँ कर दो, ऊपर। विष की स्थापना ऊपर कर दो, विष दूर रख दो थोड़ा बच्चों की रेंज से कि बच्चे टच ना कर ले। तो विष यानी विषल्यग्न मर्म, स्थापना से स्थपनी एक, ऊपर यानी उत्क्षेप दो। तो स्थपनी एक, उत्क्षेप दो, तो ये है विषल्यग्न मर्म। तो तीन ही होते हैं बस, इजी है, याद कर लेना। नेक्स्ट है वैकल्यकर मर्म। जैसे पीछे हमने सिरा मर्म छोड़ दिए थे, यहाँ पे हम वैकल्य मर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, कौन याद करेगा इतने सारे, है ना। तो हम यही करते हैं कि जो हम याद नहीं करते वो सारे के सारे वैकल्यकर मर्मों में आ जाएंगे, जिनको हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, अगले देखोगे, एक चीज बस यहाँ देख लेना कि देखो कूर्च मर्म देख रहे हो, आपको मैंने बताया था कूर्च मर्म और कूर्च सिर, दो मर्म है ये। तो कूर्च मर्म आता है वैकल्यकर के अंदर, और कूर्च सिर आता है रुजाकर के अंदर। उसको हम अभी ट्रिक से भी याद कर लेंगे। पीछे दोनों एक साथ थे स्नायु मर्मों के अंदर, कूर्च भी कूर्च सिर भी। ठीक है, तो वैकल्यकर कुल मिला के हम याद नहीं कर रहे। अगले वाले देखोगे रुजाकर मर्म। तो रुजाकर मर्म, दो गुल्फ, दो मणिबंध और चार कूर्च सिर। तो हम याद करते हैं कि मणियों के लिए गोलू का सिर कूच दिया किसी ने। जैसे वो अश्वत्थामा वाली मूवी आई ना अभी कल की, तो उसमें क्या था कि उसके माथे पे एक वो मणि थी ना उसकी, वो निकाल ली थी, कृष्ण भगवान ने, कहते हैं। उस तरह याद कर लो कि ऐसे कोई गोलू होगा तो मणियां होंगी उसके सिर में लगी हुई। तो मणियों के लिए गोलू का सिर कूच दिया। तो मणियों के लिए यानी मणिबंध दो, गोलू का गुल्फ दो, सिर कूच दिया, कूर्च सिर चार। क्लियर। तो कूर्च सिर रुजाकर मर्म में है, ट्रिक से भी पता चल रहा होगा अभी। सिर कूच दिया, हमने ऐसा वर्ड याद किया, यानी कूर्च सिर है इसके अंदर, जबकि कूर्च मर्म वैकल्यकर मर्मों में आता है। ठीक, एक बार फिर इसकी बात कर लेते हैं। यही मेन है, इसी में समय लग रहा है, ये समझ में आ गया, ये याद हो गया, फिर आगे की चीजें आसान है। ठीक। दूसरा, कई लोग पूछ रहे हैं बेटा एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का देखो पता तो किसी को नहीं है कब होने वाला है, आपका हरियाणा पीएससी। ठीक है, मेरा मानना यह है पर्सनली कि अगर होगा तो इधर तो सितंबर स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए, अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक, मतलब मैंने तो वही मान के चला है, अगर जल्दी कराने की नियत है। अगर नहीं हो पाया तो फिर जाएगा, थोड़ा सा लंबा खींचेगा फिर, है ना। फिर तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक भी चला जाए, स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है। तो टाइम का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन होशियारी हमेशा ये होती है कि आप लास्ट में नहीं पढ़ना शुरू करते हो। आपने अब पढ़ाई शुरू कर दी है साथ में, तो फिर क्या होगा, अब कभी भी एग्जाम होता रहे आप हमेशा पढ़ते रहोगे डर से कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, है ना। हम भी पढ़ रहे होंगे, और हो सकता है अगर एग्जाम नहीं भी हुआ जल्दी, तो अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में क्लियर तो हो ही जाएगा कि कब होने वाला एग्जाम। तो आपकी तैयारी रहेगी। अपना पढ़ते रहना, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप भी यही हो। तो जिसको पढ़ना होगा, पढ़ने वाले के लिए कोई मनाही नहीं है। तो बता देना जो जहाँ दिक्कत होगी, जैसे होगी, वो सब मैं क्लियर करता रहूंगा। बाकी बीच बीच में इस तरह के वीडियोस चाहे यूट्यूब पे लाना, चाहे सीधा आपको कभी बीच बीच में सेशन बुला लेना, इस तरह की चीजें तो करते रहेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होगे। ठीक है, लेकिन लास्ट का वेट नहीं किया जाता कि जिस दिन डेट आ जाएगी ना एग्जाम की, तो आप ये मान लेना उस दिन से पढ़ाई नहीं की जाती, उस दिन से सिर्फ रिवीजन किया जाता है। जिस दिन ये पता चल जाता है कि हाँ अगले महीने एग्जाम है, तो फिर पढ़ाई नहीं होती है, फिर होता है रिवीजन बस, क्योंकि टेंशन होती रहेगी। क्लियर, तो हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे चीजें, जल्दी से देख लो ट्रिक्स यहाँ पे। तो सद्य प्राणहर मर्म हमने याद किए कि बस्ती, हृदय, नाभि, गुदा। उसके अलावा अधिपति के कंठ में शंख है और सींग है सिर के ऊपर उसके। ठीक है, तो श्रृंगाटक भी है। फिर आ जाते हैं कालांतर प्राणहर मर्म। तो यहाँ याद किया, सीमा ने इंद्र के बढ़े नितंब काटे, हृदय तल और वक्ष की संधि में जा छिपी। वक्षोमर्म 8 स्पेशली आपको याद करने हैं, दो स्तन मूल, दो स्तन रोहित, दो अपलाप और दो अपस्तंभ, सारे दो ही दो हैं। तो वक्षमर्म 8, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ। आगे चलिए, विशल्यघ्न मर्म। तो दो छेद एक स्थपनी, विशल्यघ्न मर्म है। वैकल्य कर याद नहीं किया हमने। और लास्ट आ जाता है रुजाकर मर्म। तो गोलू के सिर को कूच दिया मड़ियों के लिए। तो गोलू से गुल्फ दो, सिर को कूच दिया, कूर्च सिर चार, मड़ियों के लिए मणिबंध एक, माफ करें दो। अब जो हमने मर्म याद किए हैं, तो आज के लिए हम सिर्फ ये वाले मर्म पढ़ेंगे, सक्थी मर्म। ठीक है, मतलब पैरों वाले मर्म, शाखा वाले मर्म जो है, एक शाखा के हम पढ़ लेंगे तो चारों शाखाओं में वैसे ही होगा। तो आज ये पढ़कर हम छोड़ेंगे, बाकी सारे मर्म जो है कल आपके कर लेंगे, और बाकी जो साथ में और
इस वाली पीडीएफ में प्रकृति है, निद्रा के बारे में कुछ है। ठीक, दूसरी बात और बता दूं कि बेटा आपके जो नोट्स वगैरह है ना इससे संबंधित, तो जो लोग हरियाणा पीएससी वाले हैं, परेशान नहीं होगे कि आपके पास नहीं है, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके ग्रुप में वो नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके ग्रुप्स में सारे नोट पड़े हैं। मैंने आपका स्टैट रिसर्च है ना, प्रोग्राम्स भी डाल दिए हैं उसके अंदर। अभी मैंने द्रव्य गुण के नोट्स भी भेज दिए कि वो शुरू करना है जल्दी, कल नहीं तो परसों शुरू हो जाएगा, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। अभी शारंगधर की भी चलो आज ही भेज दे रहा हूँ, किसी को निकालने हो एक साथ निकाल लेना, क्योंकि शारंगधर और द्रव्य गुण लगभग पूरा पूरा आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, फिर रस शास्त्र में आपका देखा वो भी लगभग पूरा ही है, सब कुछ है वहाँ। तो लेकिन आपके लेवल पे क्या जरूरी है उतना पढ़ेंगे, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ग्रुप में देख लिया करो, मैं वहां डाल देता हूँ सारी चीजें। कल जो लेक्चर हुआ था, कई लोग उसका मांग रहे हैं कि सर वो सेकंड लेक्चर दे दो, एक ही लेक्चर यूट्यूब पर है। तो बेटा वो ही लेक्चर में जो आपने पढ़ा है यूट्यूब पर जो लेक्चर है, वो ही मैंने पहला लेक्चर लिया था। ठीक है, तो पहले लेक्चर में चीजों को ढूंढ ढूंढते हमने पढ़ा था, तो दोबारा मैंने उसी को पढ़ाया है ना। फिर हमें पता चल गया कहाँ क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट, तो हमने फिर उसको जल्दी में कवर किया सेकंड लेक्चर में। तो कुछ नया नहीं है, दोनों लेक्चर में सेम ही चीज थी कल, कहने का मतलब इसीलिए एक ही लेक्चर डाला है। क्लियर? तो उसको पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, अलग से कुछ जरूरत नहीं है। आगे आ जाओगे। तो शक्ति मर्म की बात कर रहे हैं, तो जरा पैर को समझना है। जब शक्ति मैं कह रहा हूं तो आपको पैर समझ के इसको पढ़ना है कि एक पैर की बात चल रही है। कौन कौन से मर्म है, सिर्फ यही के स्थान पूछे भी जाते हैं कि शक्ति मर्म में किस मर्म का स्थान कहाँ है, तो ध्यान से थोड़ा सा देख लोगे। तो कह रहे हैं तत्र पादस्य अंगुष्ठ अंगुली और मध्य शिप्रम नाम मर्म। तत् से आते हो, कह रहे हैं पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली जो है, इन दोनों के मध्य में शिप्र नामक मर्म होता है। इस मर्म पर आघात होने से आक्षेप होकर मृत्यु होती है। आक्षेप से मृत्यु, है ना। आक्षेप कहते हैं जैसे फिट्स आना, है ना, दौरे पड़ना जो कह देते हैं, उस तरह की बात है। तो शिप्र मर्म, तो कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति जब बहुत जल्दी जल्दी काम करता है ना, तो कई लोग घरों में तो अक्सर होता है, डांट पड़ जाती है, क्या दौरे पड़ रहे हैं, क्या इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, है ना, कि तसल्ली से करो, आराम से काम करो। ठीक है, तो इसको वैसे भी रिलेट कर सकते हो। तो इस मर्म का नाम है शिप्र मर्म। शिप्र का मतलब होता है जल्दी से कोई काम करना। तो जब कोई जल्दी जल्दी काम करता है तो लगता है कि उसको आक्षेप आ गए हैं, दौरे पड़ रहे हैं, क्या कर रहा है। ठीक, ऐसे याद हो जाता है कहाँ है ये मर्म, तो पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली के मध्य में, ऐसा आपको याद रखना है। स्थान भी जरूरी है इसका, कुछ ही मर्मों को कहूंगा स्थान याद रखने को। नेक्स्ट पे आ जाओगे। अगला है तल हृदय मर्म। हिंदी नीचे लिखी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप स्क्रीन छोटी कर देता हूँ थोड़ा, हिंदी दिखती रहेगी साथ साथ। अगला मर्म देखो आप, तल हृदय मर्म। क्या कह रहे हैं, मध्यमा उंगली के अनुसार पाव के मध्य प्रदेश में तल हृदय नाम का मर्म विद्यमान है। उसके विध होने पर पीड़ा होकर मृत्यु होती है। यानी जो मिडिल फिंगर है पैर की, तो उसकी लाइन में मतलब वहां पर है, उसके सामने है, मतलब मिडिल फिंगर के सामने की तरफ। तो मध्यमा अंगुलिम अनुपूर्वेण मध्य पाद तलस्य तल हृदय नाम। तो तल हृदय मर्म कह लो मध्यमा अंगुली की लाइन में पैर के बीच में है। यहाँ पर क्या होता है, रुजाभिर मरणम। तो अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के, है ना, मुझे बड़ी वेदना हुई इस बात से। हृदय के साथ रुजा जुड़ी होती है। ठीक है, तो तल हृदय, तो रुजा हो रही है, रुजा से मर रहा है व्यक्ति। क्लियर? हृदय है तो रुजा है। आगे आ जाओ। क्षिप्रस्य उपरिष्टाद उभ्यता कूर्चो नाम। तो कूर्च मर्म है, हिंदी देख लेते हैं। कह रहे शिप्र मर्म के ऊपर दोनों ओर कूर्च नामक मर्म है। इस पर आघात होने पर पैर तिरछा हो जाता है और उसमें कंपन पैदा होते हैं। श्लोक देखो। तो शिप्र मर्म के आगे की तरफ है, ये बात क्लियर हो गई। शिप्र कहाँ था, पैर के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली के बीच में। तो इसी की लाइन में आगे चल के कौन सा है, कूर्च नामक मर्म है। यहां पर क्या होता है, भ्रमण वेपेन भवता। ठीक है, भ्रमण और वेपन, भ्रमण का मतलब लिखा है वही घूम जाना पैर का इन्होंने, और वेपन, हम तो श्लोक के शब्दों की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सोचो कूचना बोल देते हैं, गोद देना जैसे होता है ना, कभी कभी सुनी होंगी इस तरह की न्यूज आती है पेपर में कि हत्या कर दी किसी ने किसी को चाकुओं से गोद के, तो वो गोदना जो होता है उसको कूचना कह देते हैं, उस तरह से। तो अगर इस तरह की न्यूज मिले तो व्यक्ति क्या होगा, डर के कांपेगा ना, अरे क्या सुन लिया ये, ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, तो वेपन होगा, कांपेगा व्यक्ति, कूच करने की बात सुनेगा जब। ठीक है, और मतलब भ्रमण कर जाएगा, तो कहीं इस तरह की बात सुनेगा तो भ्रमण कर जाएगा, ऐसे याद कर लो कि भाग जाएगा आदमी वहां से, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, भ्रमण वेपन याद करना है। अगला है गुल्फ संधिर अधा उभयता। गुल्फ संधि के नीचे की तरफ, दोनों तरफ। तो गुल्फ क्या है, एंकल। ठीक है, तो गुल्फ संधि के नीचे दोनों तरफ
कूर्च सिर नामक मर्म है, वहां पे क्या होता है, रुजा और शोफ। आप हमेशा देख लो, जब सिर में कुछ चोट वोट लग जाती है तो क्या होता है, उसका रुजा होती है और शोफ हो जाता है। छोटे बच्चों को तो अक्सर कह देते हैं हम लोग, अरे सिर में देखो चोट लग गई और ये सूज गया है। छोटे बच्चों को तो ये चीज होती है, वो सिर में चोट मारते रहता है। तो जब सिर की बात होगी कूर्च सिर, तो रुजा और शोफ होगा। इजी है। स्थान देख लेना इसका भी, गुल्फ संधि के नीचे की तरफ है कूर्च सिर। फिर है पाद जंघयो संधाने। तो पाद और जंघा, आयुर्वेद में जंघा क्या है, तो जो लेग होता है, लेग मतलब नी से एंकल के बीच का जो हिस्सा है, मतलब ये, ठीक है, इसको बोलते हैं, लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता, इसी को लेग बोला जाता है। और इसी को आयुर्वेद में पाद बोला जाता है, पैर बोला जाता है। पैर का मतलब आयुर्वेद में ये नहीं है पूरा पैर, ठीक है। तो लेग का मतलब है नी से लेके एंकल के बीच की जगह, इसी को लेग बोलते हैं मॉडर्न में। तो कह रहे हैं इन दोनों का जो जॉइंट है, पाद का और जंघा का, सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया इसको, एक मिनट, लेग तो ठीक बोल गया। तो पैद का मतलब है पैर का निचला हिस्सा, और जंघा का मतलब है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेग। तो लेग मतलब है जंघा, जंघा मतलब ये नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट के बीच की जगह जो है, इसको जंघा बोलते हैं, जंघा, याद रखना। तो पाद और जंघा का जो संधान है, इन दोनों का जो जॉइंट है, कह रहे वहां पे गुल्फ नामक मर्म होता है। तो इस पर आघात होने से क्या होता है, स्तब्ध पादता और खंजता। ठीक है, व्यक्ति एक पैर से ना चल पाए उसको बोलते हैं खंज हो जाना। दोनों पैर खराब हो जाए उसको बोलते हैं पंगुता, कि पंगु है, चल ही नहीं पा रहा। ठीक है। तो गुल्फ पर आघात हुआ तो क्या हो रहा है, खंजता हो रही है, और स्तब्ध पादता, पैर के मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पाद कौन सा हिस्सा है, पैर का निचला हिस्सा। अब क्योंकि गुल्फ में कोई इंजरी हुई है तो उसके आगे के मूवमेंट रुक जाएंगे ना। तो पाद यानी पैर का निचला हिस्सा, उसके मूवमेंट रुक जाते हैं। और साथ में खंजता, यानी एक पैर से चलने में समस्या। अगला है इंद्रबस्ती नामक मर्म। पार्षणी प्रति जंघा मध्य। हिंदी देखो, कह रहे हैं पार्षणी और जंघा के मध्य। तो पार्षणी समझ लो, ये एचलिस टेंडन जो होता है पैर की पिछली तरफ, इसके और जंघा के मध्य भाग में। तो कहने का मतलब है नी और पैर के निचले हिस्से से कह लो, इसके बीच में जो जगह पड़ेगी, तो वहां पे कौन सा मर्म है, इंद्रबस्ती नामक मर्म। इस पर आघात होने से रक्त का निर्गम होकर मृत्यु होती है। चलो एक काम करो, इतना ही रखो आज के लिए, टाइम भी खत्म हो सेशन का, अदरवाइज रह जाएंगी चीजें। तो जितना पढ़ा है इसको याद करके आना, कल मैं इसको दोबारा से पढ़ा दूंगा, तो तीनों चारों स्थानों के जो मर्म है इसको पढ़ लेंगे। आप ये पढ़ कर आना बेटा, टफ पोर्शन यही है, ठीक। आज के लिए फिलहाल इतना रखेंगे।